अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। उड़ीसा के संबलपुर शहर में ताज़ा तशद्दुद के दरमियान ज़िले इंतज़ामिया ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इंटरनेट खिदमात भी मज़ीद 2 दिनों के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। संबलपुर सदर के डिप्टी ज़िला मजिस्ट्रेट परवेश चंद्र ने मौजूदा हालात की जानकारी की बुनियाद पर जुमे की देर रात शब कर्फ्यू का हुक्म जारी कर दिया। DIG नॉर्थ सेंट्रल रेंज ब्रजेश कुमार राय ने कहा कि जुमे की शब कुछ दुकानों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई, इसीलिए इंतजामिया ने शहर में तशद्दुद के बाद अमन की बहाली को पेश नजर रखते हुए कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। हुक्म में कहा गया है कि अमन यकीनी बनाने के लिए सेक्शन 144(1) CRPC के तहत कर्फ्यू की हालात करार दी जाती है, जिसमें कोई भी शख्स या लोगों का ग्रुप अपने घरों से बाहर ना निकले। धनुपाली, केथिराजपुर, एंथलापल्ली, बरईपाली, सिद्रा और टाउन के 6 थाना हलकों में फौरी असर से और आइंदा हुक्म तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू की मुद्दत के दौरान किसी भी शख्स या लोगों के ग्रुप को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। खोपोली के पहाड़ी इलाके में बस खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 13 अफराद हलाक हो चुके हैं। हादसे में जुमला 25 अफराद जख्मी हुए हैं। जायवखो पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। रायगढ़ के SP ने बताया कि एक बस 20 फुट गहरी खाई में गिर गई और बचाव ऑपरेशन वहां पे किया गया। 7 नाशों को फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया था। बाद दीगर नाशों को भी निकाला गया। 25 जख्मी अफराद को मकामी लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। में 120-130 फीट की नीचे गहरी खाई में बस गिरने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पुलिस जांच करेगी, लेकिन घटना तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना बार बार ना हो, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन देने की सूचना भी मैंने दी हुई है। इससे पहले भी एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया था। ये जो समय है सुबह का, उसमें ज्यादा करके ऐसा एक्सीडेंट होते हैं, उसे प्रिवेंट करने के लिए जो भी उपाय करने हैं। सब लड़के थे, सब जवान लड़के थे और इसमें कुछ ढोल झांझ पतक के लोग थे और ये घायल है, लेकिन उनका पूरा इलाज हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के तिलहर निगोही रोड पर हफ्ते को ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नीचे गिर गई। SP ने हादसे में 11 लोगों की मौत की तस्दीक की है। ट्रॉली में 49 लोग सवार थे। ट्रैक्टर ट्रॉली रटा पुल से रेलिंग तोड़ती हुई नदी में गिरी। मौके पर मकामी लोगों के साथ पुलिस पहुंच गई। ग्राम सनौरा के लोग गांव में भगवत कथा के लिए पानी लेने के लिए जा रहे थे। SP S आनंद के मुताबिक हादसे में 28 लोग जख्मी हुए हैं। मौके पर SDRF और NDRF की टीमें पहुंची और जख्मियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
जो थाना तिलहर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ कोई भागवत कथा होनी थी, जिसके लिए जल भरने के लिए लोग आए थे यहाँ। तो जो रट्टा गांव उसके आगे जो नदी का पुल है, वहाँ पे जो ट्रैक्टर है वो पुल के रेलिंग से लड़ गई और उसकी ट्रॉली से नीचे गिर गई रेत पे। तो तत्काल ही जो पुलिस फोर्स है वहाँ पहुंची और हमारे जो अगल बगल के स्थानीय फोर्स है उन्हें भी पहुंचने के लिए कहा गया। हम लोग भी मौके पे और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंसेस को वहाँ तलब करके और कुल मिला के वहाँ से 39 लोगों को CHC तिलहर ले जाया गया। इनमें से 11 की कैजुअलिटी है, जो दुखद मृत्यु हुई है इस हादसे में। इसके अलावा 20 लोगों का जो उपचार है यहाँ जिला अस्पताल में चल रहा है। 8 लोगों का उपचार CHC तिलहर में चल रहा है। इनमें से 5 को यहाँ रेफर किया गया जो अभी आ रहे हैं। 3 लोग अभी वहाँ पे तिलहर में CHC में ही उनका उपचार चल रहा है। यहाँ हमारे अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन महोदय और पुलिस महानिदेशक बरेली प्रक्षेत्र महोदय दोनों ने ही घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और यहाँ पे आके जो सदर अस्पताल में भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो घायलों का उपचार है वो पर्याप्त और सही और त्वरित हो और जो भी इनमें से रेफर करने की स्थिति होगी उनके लिए हमारी एम्बुलेंस स्टैंड बाई पे हैं। जैसे वो थोड़ा स्टेबल होंगे, यहाँ से उनको जो बेस्ट जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है उपलब्ध कराने के लिए हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। कप्तान साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि डिफाइन करना चाहेंगे कि इसमें जो लोग मारे गए हैं और जो घायल हैं उनमें कितने बच्चे हैं, महिलाएं, पुरुष? जो मृतक है उनमें से 11 जो मृतक हैं उनमें से 1 महिला है, 2 महिलाएं हैं और 3 बच्चियां हैं। इसके अलावा 1 वयस्क पुरुष है और 5 बच्चे हैं। बिहार के ईस्ट चंपारण जिले में जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत हो गई। कई की हालत तशवीशनाक है। सभी का मोतीहारी और मुजफ्फरपुर के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट के 6 गांवों के लोगों ने अलग अलग जगहों पर जुमेरात को शराब पी थी। रात से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। अगले दिन एक एक करके मौत होनी शुरू हो गई। हफ्ते तक 16 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस मामले में जांच करने के लिए पटना से एक स्पेशल टीम मोतिहारी पहुंची है। इसमें 5 पुलिस अफसर शामिल है। इनमें 2 DSP और 3 इंस्पेक्टर हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट के DMSP का कहना है कि डायरिया फूड पॉइजनिंग से अमवात हुई है। इस वाक़े पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि ये बेहद अफसोसनाक वाक़या है। लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए। बार बार बताया जाता है। शराब पार्टी में शामिल विनोद पासवान ने बताया कि डॉक्टर राम ने सभी को गेहूं काटने के लिए बुलाया था। वहां काम करने के बाद सभी ने एक साथ शराब पी फिर वहां से घर गए। जैसे जैसे रात बीती सभी की हालत बिगड़ने लगी। जाटाराम, ध्रुव पासवान और दीगर लोगों की इसमें मौत हो गई है। अरे बड़ा ये सब चीज तो घटना तो सब जगह तो मान लीजिए कि अपने बिहार में तो सक्रियता है ही, देख ही रहे हैं, हर तरफ से बात हो रही है। लेकिन लोगों को तो गलत काम नहीं करना चाहिए, सब कुछ समझाया जाता है। लेकिन किसी को नुकसान होता है तो उसको तो देखा नहीं जाता है। हम लोग तो किसी को कोई नुकसित होते हैं, कोई किसी का नुकसान हो जाता है तो सब चीज को न देते। रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पेश आए बर्बरियत की एक वाक़े ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब फिरका नफरत मासूम बच्चों के जहनों में भी घोल दी गई है। एक नाबालिग बच्चे अगवा करके महालक्ष्मी नगर के मंदिर के पीछे ले गए। बरहना करके उसे मारा पीटा गया और जय श्री राम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। 11-12 साल के लड़के को उसकी उम्र के 3 बच्चों ने पकड़ा और उसको मंदिर के पीछे महालक्ष्मी नगर ले गए। बच्चे को कपड़े उतार कर मारना शुरू कर दिया। बच्चे को धमकियां दी गई और उसे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। 2 बच्चे मार रहे थे और वीडियो बना रहे थे। बच्चा बुरी तरह जख्मी हुआ तो तीनों बच्चे भाग गए। ये वीडियो कल वायरल हुआ। मकामी पुलिस ने जख्मी बच्चे की रिपोर्ट पर तीनों बच्चों के खिलाफ अगवा और ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब ये वीडियो कमिश्नर पुलिस तक पहुंचा तो उन्होंने DCP जोन 2 को हिदायत दी कि वो नाबालिग होने के बावजूद मुलजिम बच्चों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। इसके बाद पुलिस ने संगीन दफात के तहत FIR दर्ज कर ली है। इंदौर पुलिस के हुक्म ने कहा कि कल एक शिकायत कुनिंदा लिसोडिया पुलिस स्टेशन आया था। उसने शिकायत की कि उनके 12 साल बच्चे को नाबालिग बच्चे एक सुनसान मुकाम पर ले गए। वहां बच्चे को बरहना करके मारा पीटा गया। उन्होंने मजीद कहा कि बच्चों ने नाबालिग पर हमला करने के अलावा उसकी वीडियो भी बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। मुलजिम नाबालिगों के खिलाफ IPC के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान किसारी मुसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने असद की 35 करीबी रिश्तेदारों बशमुल नाना और खालू को ही जनाजे में शिरकत की इजाजत दी थी। असद की वालदा शाइस्ता परवीन भी उन्हें देखने नहीं पहुंच सकी और अतीक ने भी असद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी समाअत आज ही होनी थी। ख्याल है कि अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को जुमेरात की दोपहर को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में हलाक कर दिया था। झांसी में परीक्षा डैम के करीब एसटीएफ का असद और गुलाम के साथ एनकाउंटर हुआ, जिसमें दोनों मारे गए। उमेश पाल कत्ल केस में ही दोनों मतलूब थे, जिन पर यूपी पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर किया था। ख्याल किया जा रहा था कि अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन असद की मैयत देखने पहुंच सकती है। ऐसे में उनके हथियार डालने की भी बात हो रही थी। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है। इम्कान था कि शाइस्ता भेस बदलकर जनाजे में शामिल हो सकती थी। पुलिस ने शाइस्ता को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली थी। इस पर नजर रखने के लिए सादा वर्दी में ख्वातीन पुलिस एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया था। ताहम शाइस्ता के जनाजे में शामिल होने की कोई इत्तला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौसमियाती तब्दीली को आलमी तहरीक बनने पर खुशी का इजहार करते हुए आज कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस की मेज़ों पर नहीं किया जा सकता, इस जंग को हर घर में खाने की मेज़ पर भी लड़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक वीडियो पैगाम के जरिए वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम मेकिंग इट पर्सनल इस मुद्दे पर खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौजू के साथ अपनी ज़ाती वाबस्तगी का इतराफ़ किया और खुशी का इजहार किया कि ये एक आलमी तहरीक बन रहा है। Similarly, knowledge, good deeds, or wealth add up gradually. This has a message for us. By itself, each drop of water may not seem much, but when it comes together with many other such drops, it makes an impact. By itself, each good deed for the planet may seem insignificant. But when billions across the world do it together, the impact is huge. We believe that individuals making the right decisions for our planet are key in the battle for our planet. This is the core of mission life. Friends, the seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत और साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी टकराव पर तंज कसा। उन्होंने हफ्ते को भरतपुर में पार्टी के एक प्रोग्राम में कहा कि पायलट का नंबर कभी नहीं आएगा, भले ही वो जमीनी सतह पर बहुत एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस के खजाने में गहलोत की भागीदारी बड़ी है। अमित शाह वहाँ कॉलेज ग्राउंड में बूथ विजय संकल्प हमारा कार्यक्रम के तहत पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारों को मुखातिब कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता दे दी। अभी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत जी लड़ रहे हैं, उतरना नहीं चाहता। पायलट जी कहते हैं मैं बनना चाहता हूं। भैया काहे को लड़ रहे हो? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। एक खामखा झगड़ा करे, जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे पायलट जी, आप कितना भी करो आपका नंबर नहीं आएगा। आपका कंट्रीब्यूशन शायद जमीन पर थोड़ा गहलोत जी से ज्यादा हो सकता है, मगर कांग्रेस के खजाने में गहलोत जी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आपका नंबर नहीं लगेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इन लोगों ने राजस्थान को लूटने का काम किया है। गहलोत सरकार देश के चप्पे चप्पे पर भारतीय जनता पार्टी का निशान, कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है। अभी
राहुल बाबा ने बड़ी यात्रा करी, देश भर में पैदल चले, अच्छा ही किया। मगर मैं एक पत्रकार सम्मेलन में गया तो पत्रकारों ने पूछा कितनी बड़ी यात्रा कर आए, नतीजा क्या होगा? मैं कोई इतनी बड़ी यात्रा कर आए, कांग्रेस के गढ़ जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। माताओं, जम्मू कश्मीर के साबिक और आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक वैसे तो अपने बयानात के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन न्यूज़ पोर्टल दी वायर के लिए करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो आने वाले दिनों में कौमी सियासत में एक भूचाल पैदा कर देंगे। उनको आखिरी गवर्नर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि उनके दौर में ही आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था और रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम करके कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहां गवर्नर नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिसका मतलब यह कि सत्यपाल मलिक कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में वजीर आजम पर जहां शदीद तनकीद की, वहीं उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का सियासी कद बढ़ा है। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में वजीर आजम की जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बेखबरी और बदनुमानी पर उनके रवैये पर सख्त हमला किया। पुलवामा का दहशतगर्दाना वाकया जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई थी, उस पर सत्यपाल मलिक ने एतराफ़ किया कि यह वाकया मरकजी वजारत दाखिला की कोताही की वजह से पेश आया। वाज़ेह है कि सत्यपाल मलिक फरवरी 2019 के पुलवामा दहशतगर्दाना हमले और उसी साल अगस्त में आर्टिकल 370 के खात्मे के दौरान कश्मीर के गवर्नर थे और उन्होंने करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म को लेकर जो कुछ कहा वो इंतहाई धमाका खैज है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर आज़म बेखबर और ऐसे शख्स हैं जिन्हें कश्मीर के बारे में कुछ मालूम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के एक इंटरव्यू में दावे किए गए दावे के बाद पुलवामा दहशतगर्द हमले के मुद्दे पर मरकजी हुकूमत से कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज मरकज से पूछा कि सीआरपीएफ जवानों को प्लेन मुहैया कराने से मना क्यों किया गया। कांग्रेस ने पुलवामा दहशतगर्द हमले की जांच के नतीजे को लेकर भी मरकजी हुकूमत से जवाब मांगा। पर आप जानते हैं दोस्तों कि जब कभी कोई गंभीर मसला उठता है हमारे देश में, संसद के अंदर या संसद के बाहर, प्रधानमंत्री का एक ही जवाब है, चुप्पी। चीन पर चुप्पी, अडानी पर चुप्पी, काले कानून पर भी आपको याद होगा करीब 1 साल तक चुप्पी था। बाद में जब मजबूरी से उनको वो काले कानून वापस लेने पड़े, कृषि काले कानून, आपको याद होगा। कुछ ज्वलंत सवाल है और ये सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी है। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश में ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ये दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इनपुट की, क्यों इंटेलिजेंस इनपुट को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया
अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी है वो सत्यपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किन सीबीआई ने मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को कल यानी 16 अप्रैल इतवार को तलब किया है। केजरीवाल ने सीबीआई के सामने पेश होने से कबल हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिस दिन उन्होंने दिल्ली असेंबली में बदनवारी के खिलाफ बात की थी, उन्हें मालूम हो गया था कि अगला नंबर उनका होगा। उन्होंने बताया कि कल वो सीबीआई के दफ्तर जाएंगे। केजरीवाल को सीबीआई की तफ्तीशी टीम के सवालात के जवाब देने के लिए सुबह 11 बजे एजेंसी हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहने को कहा गया। अरविंद केजरीवाल ने शराब पॉलिसी मामले पर कहा कि ईडी सीबीआई ने उन पर 100 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। एजेंसियों ने 400 से ज्यादा छापे मारे, लेकिन ये रकम बरामद नहीं हो सकी। सीबीआई ईडी ने एक्साइज पॉलिसी केस में अदालत में झूठे हलफनामे दाखिल किए। इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अगला नंबर आपका है। कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया, मैं वो सुन रहा था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो उनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी कौन है? सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे। उन्हें पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें मेघालय का गवर्नर बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरेक्शन हुए मोदी जी के साथ, उसमें पता चला है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से किसी तरह का परहेज नहीं है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, खूब पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते, वो पैसा ऊपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है। मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें। तो चलो मेरी बात तो मानी, अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो ही नहीं सकता। उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है, तो फिर आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? कांग्रेस कायद और केरल के वायनाड से साबिक एमपी राहुल गांधी ने जुमे के रोज 12 तुगलक रोड का सरकारी बंगला खाली कर दिया। उनका सामान उनकी मां सोनिया गांधी के 10 जनपद में वाक़े रिहायशगाह को शिफ्ट किया गया। करीब 19 साल से बंगला उनकी सरकारी रिहायशगाह थी, लेकिन उनकी पार्लियामेंट के रुक जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का हुक्म दिया गया था। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी खानदान पर पहले भी मुकदमे हुए हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। जिस मामले में उनकी पार्लियामेंट की रुकनीत गई, उसमें भी 3 साल तक सुनवाई चली थी और कोर्ट ने उनसे माफी मांगने को कहा, लेकिन राहुल गांधी ने अपने तकब्बुर में माफी नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सजा दी। कि एक परिवार को सजा कैसे होगी, लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूँ, परिवार को पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मुकदमे पर, नेशनल हेराल्ड के मुकदमे पर, और श्रीमान राहुल गांधी जी बेल पर हैं 7 ऐसे मुकदमों पर जो अवमानना और भ्रष्टाचार के हैं। और इस मुकदमे में भी 3 साल ये मुकदमा सूरत की कोर्ट में चला। राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज से माफी नहीं मांगी, अपना अहंकार दिखाने का काम किया है। और जब कोर्ट ने
बावजूद नहीं माने तो कोर्ट ने दंड दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आपको वार्निंग दी थी। श्रीमान राहुल गांधी ने लिखित रूप में उस समय माफी मांगी थी, जो आज कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगता, उस समय मांगी थी और उन्होंने तो मांगी ही। पंडित नेहरू ने नाभा जेल में रहते माफी मांगी थी, तब जाकर वो वहां से तड़ी पारी से बाहर निकलकर उनको झूठ मिली थी, उनके लिखा हुआ है। मैं फिर राहुल गांधी जी बताना चाहता हूं कि जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा पर हफ्ते की सुबह एक शख्स ने स्मोक बॉम्ब फेंक दिया। जापान टाइम्स के मुताबिक किशिदा वाइकायामा शहर के एक इलेक्शन रैली में तकरीर देने के लिए पहुंचे थे। धमाके से अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन पीएम को महफूज बाहर निकाल लिया। इसके कुछ देर बाद मुश्तबा हमलावर को पकड़ लिया गया। इस वाकये के कुछ फोटो वीडियो सामने आए। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तबा हमलावर को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास में एक फैमिली डेयरी फार्म में धमाके और आग लगने से 18,000 से ज्यादा मवेशियों की हलाकत पेश आई है। अमेरिका में इस अंदाज का सबसे मोहलिक वाकया इसे करार दिया जा रहा है। इसके नतीजे में एक ज़राई कारकुन भी शदीद जख्मी हुआ। गुज़िश्ता पीर की रात टेक्सास पिन हैंडल में कस्बे डुमट के करीब साउथ फोर्क डेयरी फार्म्स में धमाके के साथ ही खौफनाक आग फैल गई। काउंटी के कमिश्नर सिड मिल्स ने अपने बयान में इस धमाके को एक खौफनाक वाकया करार दिया। सूडान की फौज और बागी पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच दारुल हुकूमत खार्तूम में लड़ाई चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी हेलीकॉप्टर के पास गोलाबारी आर्मी हेडक्वार्टर के पास गोलाबारी हो रही है। बागी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने खार्तूम के एयरपोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूडान की आर्मी ने कहा कि आरएसएफ ने मिलिट्री के हेडक्वार्टर पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद लड़ाई शुरू हुई। वहीं सूडान में लगातार बिगड़ते हालातों के बीच भारत सरकार ने वहां रहने वाले अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंडिया के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने शहरियों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर एक फौज तैयार करने की प्लानिंग हो रही थी। इसके पहले ही वहां दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ने हुकूमत के रिटायरमेंट एज बढ़ाने वाले फैसले को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ कानूनी तौर पर रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 हो गई है। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने इस कानून पर साइन कर दिए हैं। अब इसे जल्द लागू किया जाएगा। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पेरिस समेत 200 शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी। आप देखते रहें INN चैनल।